ठीक है जी, कहानी को शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल कुछ बातें की। वो बातें ये थी कि आप लोग जो है वो डेली पढ़ेंगे। कितनी देर पढ़ेंगे? आप डेली 50 मिनट पढ़ेंगे। मैं इसको बंद किया थोड़ी देर के लिए। आप डेली 50 मिनट पढ़ेंगे, ये बात हमने देखी। फिर आप वीकली एक काम करेंगे, वो क्या होगा? वीकली रिवाइज करेंगे, क्योंकि हर वीक के बाद एक टेस्ट हो रहा होगा। आप इंशाल्लाह वो काम करेंगे। बीलो आसान सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट है? आसान है। कितना आसान है? इतना आसान है कि फेल हो जाता है। तो इसे आसान समझना, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आसान नहीं समझना। डेली मुनासिब लेवल पे इसको लेके चलते रहना है। आप अगर समझ के इसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हर दिन घर जाके जो पढ़ा है उसे आपने लिखना है। एक नीट एंड क्लीन रजिस्टर ले लें, और अगर अभी तक नहीं लिया तो आज घर जाते हुए लाजमी ले लें। कल जब आएँ तो कम से कम आपने रजिस्टर पे लिखा हो। पता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा सा करते रहेंगे, पता भी नहीं लगेगा। एक दिन सिलेबस ख़त्म हुआ होगा और आपने सारा लिखा हुआ होगा। उसमें से आधे से ज़्यादा आपको बड़ा अच्छा याद होगा, और जब अपने रजिस्टर को दोहरा रहे होंगे तो चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से चल पड़ेंगी। डन? ठीक है जी, आज पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारे सिलेबस में हैं 10 लॉज, जिनमें से सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कहानी को स्टार्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जैसे ही लफ्ज़ जहन में आता है, फ़ौरन से कुछ पॉइंट्स हमारे जहन में आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है। दो बंदों का आपस में कुछ एग्री करना। और टी भाई आपने एक दो दफ़ा फिर और चक्कर मार के ज़रूर देख लेना, हो सकता है वो कहीं नज़र आ जाएं जो इलेक्ट्रीशियन भाई हैं, तो उनसे एक दफ़ा पूछ लें कि इसका कनेक्शन लगा है या नहीं। अगर नहीं लगा हुआ फिर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये नीचे हुआ है तो किसी न किसी तरीके से हुआ होगा। ये सब ना मैनुअल नहीं है, ये वो है इलेक्ट्रिक है, तो फिर मैं इसको छेड़छाड़ करना नहीं चाह रहा। तो जब मौका मिले उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, हो सकता है ये चलता हो। एक और तजर्बा करता हूँ। सेल है इसमें, चूँकि लाइट भी आती है। तो अब कुछ वर्ड्स हमारे जहन में आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मुआहदा। तो मुआहदे से पहले कोई वादा भी होगा। तो हमारे जहन में ना अलग अलग तरह के अल्फाज आ रहे हैं। दो बंदों के दरमियान जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कहीं ना कहीं कोई ऑफ़र होगी। क्या ख्याल है? कहीं ना कोई प्रॉमिस हो सकता है, कोई एग्रीमेंट हो सकता है। अगर एक ऑफर है तो शायद कोई एक एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इतने सारे अलग। तो आज हमने समझने की कोशिश ये करनी है कि इन सारे अल्फाज का मतलब क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सादा मतलब ये है कि एक ऐसा कानून जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता हो। जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में कोई बात मुआहदा करना चाहें तो उसको लीगली कैसे कवर करना, ये लॉ डील करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से स्टार्ट होगा? ये कहानी स्टार्ट होगी एक ऑफ़र से। ये वाले भाई ने साथ वाले भाई को एक ऑफ़र दी, और उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें ना अपना बस्ता 200 रुपये का बेचना चाहता हूँ, तो क्या तुम तैयार हो? इसका मतलब है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के पीछे सबसे पहले एक आवाज़ आई होगी, पहले किसी बंदे ने पेशकश की होगी। कॉन्ट्रैक्ट तो तब बनेगा ना जब दोनों विलिंग हो। सबसे पहले किसी एक ने दूसरे से कहोगे यार मेरा दिल करता है मैं ये चीज़ तुम्हें बेच दूँ, बताओ तुम क्या कहते हो। तो जो पहले बंदे ने दूसरे बंदे के सामने अपना एक ऑप्शन रखा, अपनी एक बात रखी, तो हम कहेंगे इस पहले बंदे ने दूसरे बंदे को ऑफ़र कराई है। दूसरे बंदे ने ऑफ़र सुना, हंसा और चल दिया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कभी? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कम से कम क्या होगा? एक ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले। तो एक ऑफ़र देगा, एक उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर चुका होगा, तो इन दोनों के दरमियान जो बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एक्सेप्टेंस फिर उस चीज़ को कहेंगे जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे की ऑफ़र को बाइनी ही वैसे ही मान ले। इन्होंने कहा भाई मैं 200 रुपये का तुम्हें बस्ता बेचना चाहता हूँ, लोगे? उन्होंने कहा 200 तो नहीं, मैं 100 दूँगा।
तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये तो ऑफर ही बेचारी ऑफर दी थी और ऑफर जो है वो शुरू में ही ख़त्म हो गई। ये जो साथ वाले भाई ने कहा मैं तो 100 रुपये दूंगा, अभी उनकी तरफ से एक ऑफ़र आ गई है, अब इसका कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा भला? जब पहले वाले भाई उस वाली ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर हम कहेंगे कि लो भाई अब इनके दरमियान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट बड़ा भारी सा वर्ड है। कॉन्ट्रैक्ट से पहले कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, एग्रीमेंट, प्रॉमिस। अगर मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूं तो कॉन्ट्रैक्ट तो बाद में है, उससे पीछे कुछ और वर्ड्स आ जाते हैं, एग्रीमेंट, प्रॉमिस, ये थोड़े से हल्के लेवल के वर्ड्स हैं। सबसे पहले एक ऑफ़र होगी, एक बंदे ने दूसरे को ऑफ़र दी और दूसरे ने उसकी ऑफ़र को, किसी ऑफ़र को जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं वादा बन जाता है, प्रॉमिस हो जाता है। अब प्रॉमिस किसी भी किस्म का हो सकता है, इसमें तो बस्ता और पैसे इन्वॉल्व थे। ये भाई ने साथ वाले भाई से कहा तुम वादा करते हो हम डेली इकट्ठे बैठ के पढ़ा करेंगे, इकट्ठे बैठ के रजिस्टर पे लिखा करेंगे बिलो। साथ वाले भाई ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं। तो जो पहले वाले भाई ने दूसरे को कहा वो ऑफ़र थी और जो दूसरे वाले भाई फ़ौरन से मान गए वो एक्सेप्टेंस थी। अब इनके दरमियान कोई कमर्शियल मुआहदा नहीं हुआ, एक प्रॉमिस हुआ है, एक वादा सा हुआ है कि हाँ भाई मैं आपको आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ मिलके, उसने कहा मैं भी आपके साथ मिलके पढ़ना चाहता हूँ। तो ये ऑफ़र थी, ऑफ़र के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस आई और इनके दरमियान जो बना उसे हम स्लैंग ज़बान में, कॉमन ज़बान में, सादा इंग्लिश में कह देते हैं प्रॉमिस। अभी कारोबारी ज़बान शुरू नहीं हुई, अभी लीगल ज़बान नहीं शुरू हुई। प्रॉमिस सादा इंग्लिश ज़बान का वर्ड है जिसमें एक बंदा दूसरे से कोई भी किसी भी किस्म का वादा कर लेता है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ऑफ़र कहेंगे जब एक बंदा दूसरे से कहेगा मैं इस तरह से करना चाहता हूँ। एक्सेप्टेंस कहेंगे जब दूसरा बंदा उसकी बात एज इट इज़ मान जाएगा। अगर एतराज़ करेगा, नई बात करेगा तो वो एक नई ऑफ़र हो जाएगी, वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ऑफ़र और एक्सेप्टेंस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब ये प्रॉमिस था इकट्ठे बैठ के पढ़ने वाला, इसमें कोई कमर्शियल कारोबारी बात नहीं हो रही थी। अगर एक प्रॉमिस में हम कोई कमर्शियल कारोबारी बात कर दें तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। ए ने बी से कहा हम मिल के पढ़ेंगे, ओके ये सादा प्रॉमिस है। ए ने बी से कहा मैं अपना बस्ता 200 रुपये का तुम्हें बेचूंगा, अब कमर्शियल बात आ गई, कारोबारी बात आ गई। तो ऐसे प्रॉमिस को जिसमें कोई कारोबारी बात हो रही हो क्या कहेंगे? एग्रीमेंट। तो इसका मतलब है सादा ज़िंदगी में आप हर दिन पता नहीं कितने सारे प्रॉमिस करते होंगे, कुछ अपने आप से कुछ दुनिया से। मैं डेली पढ़ूंगा, मैं बहुत पढ़ूंगा, मैं पढ़ाई को टाइम दिया करूंगा। तो ये सारे प्रोमिसेस हैं, इसमें कोई कारोबारी बात नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा दूसरे से एक ऐसा प्रॉमिस करे जिसमें कोई कमर्शियल चीज़ इन्वॉल्व है, इसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। अगर प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर दें, कंसिडरेशन कमर्शियल वजह ऐड कर दें अगर, तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट थोड़ा भारी वर्ड है, प्रॉमिस थोड़ा सा कमज़ोर वर्ड है और एग्रीमेंट, तो आपको एग्रीमेंट में लगता है कि हाँ भाई दो बंदों के दरमियान कुछ लिखत पढ़त होने जा रहा है, दो बंदों के दरमियान कोई मामला तय पाने जा रहा है। ये वादा है, ये मामला है और ये मुआहदा है, तीनों में फ़र्क है। ऑफ़र समझ आया? एक्सेप्टेंस समझ आया? ऑफ़र के बदले जो है वो क्या है? एक्सेप्टेंस। ऑफ़र और एक्सेप्टेंस दोनों को इकट्ठा कर लें, प्रॉमिस। प्रॉमिस में कोई कारोबारी वजह ऐड कर दें। अभी कारोबारी वजह क्या होती है? या गुड्स होते हैं, या सर्विसेज होती हैं, या पैसा होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं ना। भाई आपने कॉलेज से आके वादा किया कि मैं आपसे आके पढ़ूंगा, कॉलेज ने कहा हम आपको पढ़ाएंगे। अब इसमें एक कमर्शियल चीज़ है, कॉलेज आपको सर्विसेज बेच रहा है और आप कॉलेज को पैसे दे रहे हैं। तो नॉर्मली किसी एक ने दूसरे को पैसे देने होते हैं, किसी एक ने दूसरे को या गुड्स देने होते हैं या सर्विस। तो जो गुड्स हो गए, जो सर्विसेज हो गई और जो पैसा हुआ है, इसको हम कहेंगे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन वो कमर्शियल वजह है जिसके लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। तो एक प्रॉमिस में जैसे ही कंसिडरेशन ऐड करेंगे वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। तो जब ये भाई ने दूसरे को बस्ता बेचने की डील दी थी तो वो एक एग्रीमेंट था, और जब उन्होंने पढ़ने की बात की थी तो प्रॉमिस था। चूँकि पढ़ाई में कोई कमर्शियल चीज़ नहीं है, लेकिन आप पढ़ने की हमारे कॉलेज से करेंगे तो ये कमर्शियल बात होगी, क्योंकि हम ये सर्विसेज सेल कर रहे हैं, आप ये सर्विसेज परचेज कर रहे हैं। तो दो दोस्तों के दरमियान इकट्ठे पढ़ने का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट नहीं है, बेसिकली प्रॉमिस है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस।
बन गया, यहाँ तक बात क्लियर है। एग्रीमेंट बन गया जी, ये भाई ने कहा था साथ वाले से कि मैं तुम्हें 200 का बस्ता बेचना चाहता हूँ तो तुम लोगे, उसने कहा जी मैं लेता हूँ। तो इन दोनों के दरमियान ये भाई ने ऑफ़र दी, दूसरे भाई ने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस तो बन ही गया था। चूँकि ये प्रॉमिस एक कमर्शियल चीज़ का है तो ये क्या था इनके दरमियान, एग्रीमेंट। इन्होंने साथ वाले भाई को बस्ता दिया, साथ वाले भाई ने शुक्रिया कहा और दुड़की लगा दी। उसने कुछ देना भी था, 200 रुपये वो तो दिए। ये भाई साहब बड़े उदास हुए और साथ वाले भाई को लेके अदालत पहुंच गए और अदालत से कहा मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, जुल्म हो गया है, मुझे इंसाफ दिलाएं। आप इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, तुम्हारे दरमियान क्या हुआ था? उन्होंने कहा जी हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाया था कि ये मेरे से बस्ता लेगा और मुझे 200 रुपये देगा। तो अदालत कहेगी शुक्र है तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, नहीं तो मैं तुम लोगों को इंसाफ दिला देती। जो तुमने किया वो एक एग्रीमेंट था, बंद कमरे में दो बंदों ने आपस में बैठ के तय कर लिया। उनका उसमें कोई लीगल बाइंडिंग तो तुमने डाली नहीं, साइन किए थे? नहीं जी साइन तो नहीं हुए थे। गवाह था कोई? नहीं गवाह भी नहीं। लिखत पढ़त हुई थी? तो उन्होंने कहा जाओ भाई तुम लोगों का आपस का वादा शादा है, आपस का मामला है, हमारा ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये भाई तड़प के कहेंगे चलो ठीक है आज तो मैं जा रहा हूँ, मुझे बताएं आप कब आते बीच में? तो अदालत कहेगी अगर तुम इस एग्रीमेंट में लीगल बाइंडिंग डाल देते, कोई गवाह कर लेते, कोई लिखत पढ़त कर लेते, कोई स्टाम्प पेपर बीच में ले आते, कोई साइन शाइन कर लेते, कोई हमारे पास आके हमारी गवाही डलवा देते, गवर्नमेंट के किसी इदारे को इन्वॉल्व कर लेते। यानी कि अगर आप एक एग्रीमेंट में लीगल बाइंडिंग ऐड कर दें, लीगल बाइंडिंग, तो अब जो बनेगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है अब कॉन्ट्रैक्ट सबसे आखिरी वर्ड पे पहुंच गए। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लीगल बाइंडिंग ऐड हो वो एग्रीमेंट। एक ऐसा प्रॉमिस होता है जिसमें कंसिडरेशन ऐड हो। तो क्या मैं लिख सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस लीगल बाइंडिंग? तो कॉन्ट्रैक्ट सबसे आखिरी वर्ड है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ उस चीज़ की बात होगी जिसमें लीगल बाइंडिंग ऐड हुई हुई है। अगर ए ने बी से एक बात की है, उसका कोई गवाह नहीं है और वो कहीं लिखत पढ़त नहीं हुआ, तो हम उसको डील नहीं करेंगे। ए ने बी से नॉन कमर्शियल बात की है कि हम इकट्ठे जाएंगे, थोड़ा सा फन टाइम करेंगे, घूमेंगे और वापस आ जाएंगे, तो ये भी कानून की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो हमें ऑफ़र समझ आ रहा है, हमें एक्सेप्टेंस समझ आ रही है, हमें प्रॉमिस समझ आ रहा है। इन दोनों को जोड़ें तो प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस में कमर्शियल रीज़न यानी कंसिडरेशन ऐड करें तो क्या बन जाएगा, और एग्रीमेंट में क्या ऐड करें, लीगल बाइंडिंग। किताब से थोड़ा सा ऐसे देखने की कोशिश करते हैं। प्रॉमिस, ये जो ऑफर है ना, ऑफर का एक दूसरा लफ्ज़ भी होता है, उसे हम कहते हैं प्रपोजल। कि एक बंदे ने दूसरे के सामने एक पेशकश रखी, प्रपोजल रखा कि यार मैं ये प्रपोज करता हूँ कि मैं अपना बस्ता तुम्हें बेच दूँ। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन लॉ ने क्या बताई है? वो कहते हैं व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जब वो शख्स जिसको ऑफर दी गई है सिग्निफाइज हिज एसेंट, सिग्निफाइज कंफर्म करता है, ओके करता है, मान जाता है, एसेंट रजामंदी। इसने कहा मैं आपको बैग बेचना चाहता हूँ 200 रुपये का, ये प्रपोजल था। जब दूसरा बंदा इनकी बात को कंफर्म करके अपनी रजामंदी दे रहा है, जब वो कंफर्म कर रहा है कि मैं राजी हूँ, द प्रपोजल इज सेड टू बी, ये माना जाएगा कि प्रपोजल क्या हो गया, एक्सेप्ट। और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? तो इसका मतलब है पहले ऑफर थी, ऑफर में एक्सेप्टेंस ऐड हुई तो प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हुई, एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट में लीगल बाइंडिंग ऐड हुई। क्या ये सारी इक्वेशन समझ आ रही है? पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर या ऑफरर या प्रपोजर। जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ नॉर्मली हम OR लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ नॉर्मली EE लगा देते हैं। आपने सुना होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा होता है, एम्प्लॉई जिसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही होती है, ट्रेनर ट्रेनी, ट्रेनर जो ट्रेन कर रहा होता है और ट्रेनी जिसको ट्रेन कर रहा होता है। तो ऑफरर ऑफरी, ऑफरर कौन होगा? जो ऑफर दे रहा है, और ऑफरी जिसको ऑफर मिल रही है। तो प्रोमिसर कौन होगा?
जो प्रॉमिस कर रहा है, और प्रोमिजी जिससे प्रॉमिस हो रहा है। तो आप इसे प्रोमिसर या ऑफरर कुछ भी कह सकते हैं, और दूसरे बंदे को प्रोमिजी या ऑफरी कह सकते हैं। तो क्या हमें प्रॉमिस समझ आ रहा है? जब एक बंदा जिसको प्रपोजल दिया जाए वो कंफर्म कर दे अपनी रजामंदी, तो फिर ये कहा जाता है कि प्रपोजल जो है वो हो गया, एक्सेप्ट हो गया, डन। प्रॉमिस हमें समझ आ गया। नीचे एग्रीमेंट है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन, हर प्रॉमिस और हर सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया सेट ऑफ प्रॉमिस? ये भाई ने क्या कहा था, मैं अपना बस्ता बेचना चाहता हूँ तुम्हें 200 रुपये का, तुम तैयार हो, दूसरे भाई मान गए, इन दरमियान एक नहीं 2 प्रॉमिस हुए हैं। ये भाई ने प्रॉमिस किया है कि मैं बस्ता दूंगा अगर तुमने 200 रुपये दे दिए, तो दूसरे भाई ने क्या प्रॉमिस किया टेक्निकली, मैं 200 रुपये दूंगा अगर तुमने मुझे बस्ता दे दिया। तो एक भाई को मिल रहा है 200 रुपया, कमर्शियल रीजन है इनके प्रॉमिस के लिए, और दूसरे को क्या मिल रहा है, बस्ता, जो कि गुड्स की किस्म है। तो एक को बस्ता मिल रहा है और दूसरे को 200 रुपये मिल रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो हुआ है इसको मैं प्रॉमिस भी कह सकता हूँ, और दिल करे तो सेट ऑफ प्रॉमिस भी कह सकता हूँ। तो हर प्रॉमिस और हर सेट ऑफ प्रॉमिस जो फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, उसको हम क्या कहेंगे, तो एग्रीमेंट वो प्रॉमिस या वो प्रोमिसेस हैं जिनमें कंसिडरेशन ऐड हो जाती है। क्या यहाँ तक बात समझ आई? कॉन्ट्रैक्ट को भी देख लेते हैं। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जिसको कानून में एनफोर्स कराया जा सकता है। अगर आपने लिखत पढ़त की, आप जाके कह सकते हैं देखिए जी मुझे इंसाफ दिलाएं, आपने को गवाह किए हैं, आपने उसमें कोई ऐसा कुछ स्टाम्प पेपर कुछ ऐसा यूज़ किया है जिससे कानून को इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो उसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ होने को हम लीगल बाइंडिंग भी कहते हैं। तो यहाँ तक हमने जितनी बात की है, क्या सारी बातें समझ आ रही हैं? कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक कि हमारी डिस्कशन में? पक्का? किताब से एक दफ़ा पूछते हैं। उन्होंने अब एक डिफरेंट तरीके से उसे समझाने की कोशिश की। आपके पास वो उसमें बना हुआ होगा प्लस प्लस करके इक्वेशन, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बन जाएगा प्रॉमिस, फिर प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड होगी, और एग्रीमेंट में जब लीगल ऑब्लिगेशन यानी कि एनफोर्सेबिलिटी ऐड होगी तो किताब को लगा लीगल एनफोर्सेबिलिटी मुश्किल लफ्ज़ है, उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा पार्टीज टू एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट जो पार्टीज है मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस। जब दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करें तो ये वाजिब होना चाहिए उन पे कि वो अपने हिस्से का काम पूरा करें। और ये वाजिब क्यों होगा? जब वो साइन करेंगे, जब कोई गवाह शवाह मौजूद होगा, वरना वो प्रॉमिस करके अगर मुकर भी जाएंगे तो उनको कोई पकड़ के उनसे एनफोर्स नहीं करवा सकता। तो पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय ईदर ऑफ देम, उनमें से किसी भी तरफ से अगर कोई डिफॉल्ट हो, द पार्टीज कैन गो टू कोर्ट फॉर इट्स एनफोर्सेबिलिटी। अगर दोनों में से कोई भी गड़बड़ करेगा तो दूसरा बंदा अदालत जाके कह सकता है जी इसने बस्ता ले लिया पैसे नहीं दिए, या इसने पैसे ले लिए बस्ता नहीं दिया। तो जो पार्टी दूसरे के साथ जुल्म करे, आप अदालत जाके कह सकते हैं कि मुझे आपसे इंसाफ चाहिए, मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा के दें। तो दैट इज़ ऑल अबाउट ये जो शुरू के चंद वर्ड्स हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी। मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो ये चंद वर्ड्स हैं जो हमें समझने हैं। ऑफर समझ आ रहा है, एक्सेप्टेंस समझ आ रहा है, प्रॉमिस समझ आ रहा है, एग्रीमेंट समझ आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट की डेफिनेशन, प्रॉमिस विच फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। प्रॉमिस, ऑफर वन एक्सेप्टेड या प्रपोजल वन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। एक्सेप्टेंस की क्या डेफिनेशन होगी फिर? जब ऑफर को आप एज इट इज़ मान जाएं तो वो एक्सेप्टेंस है। इसके ऊपर हम इस डेफिनेशन को कल इंशाल्लाह देख रहे होंगे। एक्सेप्टेंस, ऑफर की डेफिनेशन हमने नहीं देखी। सोचिए ऑफर की डेफिनेशन कितना मुश्किल होगा। मैं आपको उर्दू बताता हूँ। जब एक बंदा इस नीयत से दूसरे बंदे को कोई पेशकश करता है कि दूसरा बंदा उसकी बात पर राज़ी हो जाए तो इस हरकत को ऑफ़र कहते हैं। ज़रा इसकी इंग्लिश बनाएं। तो ये
इन सब में हैरत अंगेज बात है कि सबसे पहला वाला वर्ड सबसे मुश्किल डेफिनेशन है। तो अभी गंदे गंदे मुंह नहीं बनाते, हम उस डेफिनेशन की तरफ थोड़ा सा आगे चल के आते हैं। यहाँ तक हमें समझ आ रहा है? क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का फ़र्क समझ आ गया? पक्की बात है। कंसिडरेशन का क्या मतलब होगा भला? कोई कमर्शियल वजह, कोई कारोबारी वजह, हर वो चीज़ जिसमें कोई रुपए पैसे या उस जैसी कोई चीज़ इन्वॉल्व है। अगर एक बंदा दूसरे से कोई गुड्स ले रहा है, कोई सर्विसेज ले रहा है या कैश, नॉर्मली ये 3 तरह की कंसिडरेशन सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं। अब आगे चलते हैं। एक बड़ी मज़े की कैटेगरी है एक्सप्रेस प्रॉमिस और इम्प्लाइड प्रॉमिस। एक्सप्रेस और एक्सप्रेस का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? जाहिर करना, इजहार, जो सामने सामने से वाज़े है। तो एक्सप्रेस का मतलब है जो चीज़ सामने नज़र आ रही है। हम कहते हैं ना वो बंदा बड़ा शर्मीला सा एक्सप्रेस नहीं करता, अपने जज्बात बयान नहीं करता, अपने अंदर ही रखता है। तो एक्सप्रेस ऐसी चीज़ है जो खुल के सामने आए। इम्प्लाइड ऐसी चीज़ है जो एज्यूम करना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 दोस्त जा रहे थे बाहर घूमने, अफ्तारी के बाद उन्होंने सोचा कि अब जो है वो शैतान दोबारा ज़्यादा हो गया होगा, ज़रा जाके उसे कंपनी देते हैं। और वो सोच रहे थे कि हम घूमने फिरने पार्क जाएं। तो वो 4 दोस्त अपने एक दोस्त की तरफ आए जो किताब उठा के बीलो पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी तरफ देख के उसे कहा कि हम सारे घूमने जा रहे हैं, तो क्या तुम तैयार हो? तो उस दोस्त ने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन किताब बंद करके साइड पे रख दी। अगर वो बोलता तो क्या बोलता? हाँ भाई ज़रूर, 100%। वो बोला नहीं है, लेकिन उसका किताब साइड पे रखने का अमल क्या बता रहा है? वो तैयार है। तो अगर वो बोल देता तो मैं कहता एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस है। अभी उसने बोला नहीं है, लेकिन उसके एक्शन से आपको फील हो गया है, तो ये इम्प्लाइड है। तो ये जो प्रोमिसेस होते हैं ना, ये एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब है बाकायदा एक्सप्रेस तरीके से, वाज़े तरीके से बोला जाएगा, लिखा जाएगा। जो बोल के हो या लिख के हो वो कहलाता है एक्सप्रेस। और जो एजम्पशन ले लें आप, जो आप इर्द गिर्द के हालात वाक़यात देख के आप प्रिज्यूम कर लेंगे हाँ भाई ये ऐसे होगा, वो इम्प्लाइड है। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप एक जगह खड़े हुए हैं और वहाँ पे एक रूट की बस आती है, गवर्नमेंट की मेट्रो सर्विस वहाँ पे चल रही है या स्पीडो सर्विस चल रही है, वो वहाँ पे आके रुकते हैं और चलते हैं। आप बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, एक बस आपके पास आके रुकी, बस ने कुछ नहीं बोला। इस बस स्टॉप के पास एक सवारी के पास बस के आके रुकने का क्या मतलब है? वो आपको ऑफर दे रहे हैं कि आ जाओ। उन्होंने बोला ऐसा, लेकिन उनका आपके पास आगे रुकने का एक ही मतलब है। अच्छा, आपने भी जवाब कुछ नहीं दिया, बस के अंदर चलते चले गए, तो आपने एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस नहीं दी है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दी। तो एक्सप्रेस प्रॉमिस वो होते हैं जिसमें बोल के या लिख के बात हो रही हो, और इम्प्लाइड जिसमें बोल के लिख के ना हो रही हो, आप हालात से ये अजम्पशन ले लें कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो रहा होगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? मुझे कोई सी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की 3 एग्जांपल्स देते हैं आप लोग। कोई आपके जहन में इम्प्लाइड की कोई एग्जांपल आ रही हो? सोचिए, इर्द गिर्द बहुत सारा दुनिया में बहुत सारे कारोबार हो रहे हैं। गाड़ी का शीशा साफ करने वाला मामला। आपने एक जगह जाके गाड़ी रोकी, एक बंदा आया, उसने शीशा साफ करना शुरू कर दिया, आपकी तरफ देखा, आपने कहा शीशा साफ करता रहा। शीशा साफ करने के बाद कहा पैसे, ठीक है। तो अब वो नॉर्मली ये है कि जब हम लाहौर में पढ़ रहे हैं तो लाहौर की कारोबारी ज़बान आपको पता होनी चाहिए, कारोबारी पेपर है। तो यहाँ पे जो रुपए पैसे हैं उसको कहते हैं पैसे। पैसे भी नहीं, पैसे। हे जो है ना वो अंदर से निकलेगा, पैसे। तो वो आपसे कहेगा पैसे, आप कहेंगे कड़े पैसे, आप भी तो रिस्पॉन्स देंगे। वो कहेगा भाई मैंने आपका शीशा साफ किया है। तो
तो आप कहेंगे तुमने बोला तो ऐसा कुछ नहीं था और हमारे दरमियान कोई लिखत पढ़त भी नहीं हुई थी। तो कहेगा भाई जब मैं शीशा साफ़ करने आपकी तरफ आया तो शीशे पे हल्का सा हाथ लगा के मैंने आपकी तरफ देखा था, ये ऑफ़र थी, आपने मुस्कुरा के अंगूठा भी दिखा दिया था, तो ये आपकी एक्सेप्टेंस थी। अब आप ये मत कहें कि आपने इसको माना नहीं था, अब ये एक वो है, हाँ ये हमारा तय नहीं हुआ था कि कितने पैसे, उसमें जो मुनासिब पैसे आप मुझे दे दें। लेकिन अगर उसने शीशा साफ़ करने की कोशिश की और आपने उसको मना कर दिया तो आपने रिजेक्ट कर दिया। अब अगर वो अपनी खुशी से साफ़ कर गया और आपने पैसे नहीं दिए तो आपके ऊपर कोई मामला नहीं। तो ठीक है, चलें जी, एक एग्जांपल आपने दी। और ऐसी जगह जहाँ पे आप जो है वो कुछ एग्री नहीं करते लेकिन एग्रीमेंट हो जाता है। जी एक मिनट, रात के वक्त रूममेट कहता है कि सो जाते हैं। मैं एग्जांपल तक नहीं पहुंचा जी। उन्होंने कहा कि रूममेट कह रहा है कि सोने का टाइम हो गया है तो लाइट बंद कर दी। मैं वाकई नहीं पहुंचा एग्जांपल तक। आप लोग जो है ना फ़ौरन से पता नहीं क्या सोचते हैं जी। क्या एग्जांपल क्या थी? आप XYZ करके कह सकते हैं कि कोई एक शख्स दूसरे को ऐसे कहता है। पता नहीं भाई, आप वो एक एग्जांपल दे रहे थे, आपने वो बेचारों को परेशान कर दिया। हाँ, अगर क्या हो ठीक है। इन्होंने कहा कि एक बंदा सो रहा है और लाइट ऑफ है और लाइट ऑन है सर, लाइट ऑन है, लाइट ऑन है और हम पढ़ रहे हैं। एक भाई साथ में रूममेट है, वो जाग रहा है, वो हमारी तरफ देख रहा है कि टाइम हो गया, ये ऊपर से किताब लेके बैठा है, लाइट ऑफ करनी है सोने के लिए। वो हमारी तरफ दे रहा है, हमने उसकी तरफ देखा, हम आंखों में समझ कि वो क्या कहना चाह रहा है, लाइट बंद कर दी। ये ठीक है जी। इन्होंने कहा पता नहीं, मतलब जो है ना अंदाजे बयां में फ़र्क हो सकता है। इन्होंने कहा एक दोस्त बैठ के पढ़ रहा है और एक लेटा हुआ है। जो लेटा हुआ शख्स है उसने इस बैठे हुए शख्स की तरफ देखा और ये कह रहे हैं कि आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इन्होंने समझा और उसने उठ के लाइट बंद कर दी। बहरहाल मतलब ये एग्जांपल थोड़ी सी ख़तरनाक हो गई है। वो कहना ये चाहते हैं, वो कहना ही चाह रहे हैं, मैं समझ गया सारी बात। हुआ ये कि एक बंदा पढ़ रहा है और एक बंदा सोना चाह रहा है, लेकिन लाइट खुली हुई है और वो बंदा उलझन से इसकी तरफ देखता है। इसको एहसास हो जाता है उसकी तरफ देख के कि वो बेचारा सोना चाह रहा है, तो ये अपनी किताब बंद करके उठ के लाइट बंद कर देता है। तो इससे उसने ऑफ़र दी थी अपनी आंखों में और इसने जो लाइट बंद कर दी तो इससे वो इसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये सोने वाला टाइम हो गया, हमें पढ़ाई को बंद कर देना चाहिए। ठीक हो गया, सही है। ये ज़रा ज़्यादा डोमेस्टिक एग्जाम्पल हो गई जी। और कोई? खरीदार और दुकानदार, बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी। आप गए, एक बंदा फल की रेडी लगा के बैठा हुआ था और आपने वहाँ जाके जो है वो अपनी तरफ से ना कुछ किन्नू उठाए, एक शॉपर में डाले, उसको उठा के वज़न वाले उस पर रखा, वहाँ लिखा आया कि 1 किलो और 100 ग्राम। आपने जेब से 150 रुपये उसे निकाल के दिए, उसने आपकी तरफ देखा, आपने कहा, उसने जेब में रख लिए, आप शॉपर उठा के चल दिए। ऑफ़र भी थी, एक्सेप्टेंस भी थी, प्रॉमिस भी था, सब कुछ हुआ है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। तो ये इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड हुआ है जो एक्शन से नज़र आती है, एक्सप्रेस हुआ है जो बोल की या लिख के होती है। तो ये जो ऑफ़र है या एक्सेप्टेंस है या प्रॉमिस है, ये एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? अभी भी आपने एक एग्जांपल और देनी है, एक तो मतलब मैंने दे दी। क्रिकेट में अगर कैप्टन मतलब बॉलर को ओवर, तो मतलब मुझसे कहता है ओवर करवाओ, लेकिन वो कहता नहीं कि हाँ मतलब आप बॉल पकड़ते और ओवर करने लग जाता है। तो ठीक है, क्रिकेट के अंदर भी उन्होंने कहा कि दिस कैन हैपन कि एक बंदा जो है वो दूसरे की तरफ इशारा करता है, बोलता कुछ नहीं है, या ऐसे करके ओवर ख़त्म होता है और कैप्टन बॉल को उठा के ऐसे देख रहे, यूं करके लोगों को देख रहे, और एक बंदा आगे बॉल पकड़ कर ओवर कराना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं ऑफर एक्सेप्टेंस थी। अब चूंकि हम कहानी आगे बढ़ा चुके हैं तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर कमर्शियल चीज़ों की ही बात करें, जिसमें कोई बाइंग सेलिंग या कुछ इस तरह से हो, चूँकि अब हम सादा प्रॉमिस से आगे आ चुके हैं। अब हमें गेम समझ आ गई कि हम सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट लेवल की कर रहे हैं। बेहतरीन, आप रेस्टोरेंट में जाके बैठे तो एक बंदे ने आके आपसे कहा क्या खाएंगे, ठीक है। अब उसने तो एक्सप्रेसली आपसे पूछा,
आपने जो है वो मेन्यू में से एक जगह चिकन कढ़ाई पे एक वो लिखा हुआ था 1 किलो चिकन कढ़ाई 2000 रुपये की, आपने ऐसे करके ना एरो उसको दिखा दिया, वो जनाब चिकन कढ़ाई ले आया। जब वो लेके आया तो आपने कहा जी मैंने तो बोला ही नहीं था तुम्हें चिकन कढ़ाई लाने का। तो वो कहेगा नहीं आपने इशारा किया था चिकन कढ़ाई की तरफ, तो वो इसलिए मैं ले आया। तो सम टाइम क्या होता है, चीज़ें इशारों कनायों में होती है, सम टाइम किसी के एक्शन से नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक आपका दोस्त वो गिरा, उसको चोट लग गई, आप उसे उठा के लेके गए हॉस्पिटल में ले जाके उनके स्ट्रेचर पे लिटा दिया और डॉक्टर को कहा कि देखें जी इसको चोट लगी है, ज़रा इसका कुछ करें। डॉक्टर ने उसकी पट्टी शट्टी वगैरह की, उसके बाद आपने डॉक्टर का शुक्रिया बोला, उसे गले लगाया और अपने दोस्त को लेके चलते बने। दरवाजे पे उनके स्टाफ ने रोक लिया, हाँ पैसे। अब क्या आपने डॉक्टर को कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा? क्या ऐसा कुछ तय हुआ था? लेकिन नॉर्मली अगर एक हॉस्पिटल में आके आप एक बंदे को लेटाते हैं और उसकी केयर टेकिंग होती है, तो उसको वहाँ लेटाने का मतलब है कि आप चाहते हैं कि उसका इलाज हो, और अगलों ने वो इलाज कर भी दिया, बोला कोई भी कुछ नहीं, तो कम से कम उस तरह के इलाज की जो स्टैंडर्ड उस हॉस्पिटल की फ़ी है वो तो ली जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और हर दिन एक बच्चा जो है ना पीछे वाले दरवाजे से आके उधर बैठता हो, सारी जुगतें भी इंजॉय करता हो, सारी बातें भी, हर चीज़ के भड़ के जवाब भी देता हो, सारा कुछ है। 1.5 महीने बाद अचानक से इंतजामिया वाले उसे पकड़े बच्चे को और कहें कि भाई वो आपने इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराई। कहें कौन सी इंस्टॉलमेंट? कि भाई तुम क्लास ले रहे हो? नहीं वो तो मैं ऐसी फ़न टाइम के लिए आ जाता था। तो अगर एक ऐसी क्लास है जो कमर्शियली सेल हो रही थी कॉलेज में, और एक बच्चा आके डेली क्लास अटेंड कर रहा है, बैठ रहा है और उसकी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो इससे क्या हम नज़र आ रहा है कि उसने अपनी तरफ से एडमिशन ले लिया है, अब उससे पैसे मांगे जा सकते हैं। तो सम टाइम आपके एक्शन से आपकी ऑफ़र या आपकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो रही होती है। तो हम 2 कैटेगरीज बना देते हैं। एक्सप्रेस प्रॉमिस उसे कहते हैं कि अगर प्रपोजल हो या एक्सेप्टेंस वर्ड्स में हो तो इसको हम एक्सप्रेस कहते हैं। ये ओरल भी हो सकती है और रिटन भी, यानी कि बोल के या लिख के जो किया जाए वो है एक्सप्रेस। तो इम्प्लाइड कैसे होगा? अगर प्रपोजल या एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज, यानी कि अदर देन वर्ड्स हो, अल्फाज से ना हो, द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड, क्योंकि वो एक्शन से नज़र आ रहा होता है। एक रिक्शे वाले का, चिंची वाले का आपके पास आके रुकना, ऐसा चिंची जो उस सड़क पे चलने के 20 रुपये लेता है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक, उसका आपके पास आके रुकना और आपका उसमें चढ़ के बैठ जाना, उसकी तरफ से इम्प्लाइड ऑफर थी, आपकी तरफ से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई। तो हम कह रहे हैं कि प्रपोजल या एक्सेप्टेंस में से कोई भी अगर अदर देन वर्ड्स हो तो हम उस प्रॉमिस को कह देंगे इम्प्लाइड प्रॉमिस। क्या ये बात समझ आ रही है? यहाँ तक हम लोगों ने जितनी भी डिस्कशंस की हैं वो ख़त्म समझ आई हैं। हम आते हैं अपने उस कॉन्सेप्ट की तरफ जो मैंने आपसे कहा था कि अब हमारा एक मुश्किल वो रह गया, ऑफ़र की डेफिनेशन। ये जो भाई सबसे फर्स्ट रो में होंगे ना, उनका एक बड़ा तारीखी काम होगा। वो अभी एग्जांपल में भी था, वो लाइट ऑफ ये वाला, हाँ वैसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं ठीक है ऑन ही कर दे, मतलब मुझे लगा शायद अचानक से बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा हो जाए। तो ऑफ़र अभी भी हमारा रहता है। जब एक शख्स दूसरे को इस नीयत से कोई पेशकश करे कि दूसरा बंदा उसकी नीयत को मान जाए, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? ऑफ़र। तो सबसे तकलीफ डेफिनेशन अब हमारे सामने आने लगी है। When one person signifies to another, जब एक बंदा दूसरे को तस्दीक करे, दूसरे को कंफर्म करे, क्या कंफर्म करे? His willingness, कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, to do। अभी आगे के वर्ड्स हमने नहीं पढ़ने। When one person signifies to another his willingness to do, जब एक बंदा दूसरे को अपनी चाहत का इजहार करता है, बताता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। ये भाई ने कहा था मैं तुम्हें अपना बस्ता बेचना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना बैग 200 रुपये का बेचना चाहता हूँ। तो जब एक बंदा दूसरे को अपनी बात का इजहार करे, अपनी रजामंदी बताए कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, अभी आगे वाले वर्ड मैंने स्किप कर दिए। विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, विद अ व्यू इस इरादे से, टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, जब इन्होंने साथ वाले भाई को इस नीयत से बताया कि मैं तुम्हें बैग बेचना चाहता हूँ कि ये जान सकें कि दूसरा उस पर राज़ी है या नहीं। विद अ व्यू इस इरादे से, टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ, एसेंट का मतलब है रजामंदी, इस इरादे से कि वो दूसरे की रजामंदी लेना चाहते हैं, टू सच एक्ट, उस एक्ट के ऊपर रजामंदी लेना चाहते हैं। मैं बीच में स्किप कर रहा हूँ। ही इज सेड टू मेक अ, तो कहा जाएगा कि उसने प्रपोजल दिया है।
जब एक बंदा दूसरे से कहे मैं ऐसा करना चाहता हूँ, क्या तुम इस पे राज़ी हो, इस इरादे से, तो इसका इस तरह से कहना प्रपोजल कहलाएगा। बीच बीच में ना कुछ और वर्ड्स भी थे, लेकिन अभी हम डू पे चल रहे थे। यहाँ भी डू पढ़ा और इधर भी हमने एक्ट पढ़ा। ऑफर कई दफ़ा नेगेटिव में भी होती है। कई दफ़ा कुछ काम करने के पैसे मिलते हैं, कई दफ़ा एक काम ना करने के पैसे मिलते हैं। ये कैसे हो सकता है, काम ना करने के पैसे? सिक्योरिटी गार्ड को हम पता क्या कहते हैं? हम कहते हैं हम तुम्हें पैसे देंगे, तुमने सोना नहीं है, उसे ना सोने के पैसे देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसे भी हो सकती है कि आप एक बंदे को कहें तुमने ये वाला काम नहीं करना, तो कभी कभी पैसे एक काम ना करने के होते हैं। अक्सर सर्विस सेक्टर में इस तरह से पॉसिबिलिटी होती है कि एक शख्स एक इदारा छोड़ के जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा ज़बरदस्त लॉयर एक फ़र्म छोड़ के जा रहा है, लॉ फर्म। तो फर्म वाले उसे कहते हैं कि भाई एक काम करो, हमसे थोड़े से इजाफी पैसे ले लो, तुमने अगले 6 महीने किसी और फर्म में काम नहीं करना। ऐसा ना हो कि सारे क्लाइंट फ़ौरन से दूसरी फर्म की तरफ शिफ्ट हो जाएं। हॉस्पिटल्स में ये काम बहुत ज़्यादा होता है। एक डॉक्टर अगर एक हॉस्पिटल छोड़ रहा होता है तो कई दफ़ा उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि तुम 6 महीने की जितनी तनख्वाह हमसे ले रहे थे वो लेते रहो, लेकिन 6 महीने तुमने कहीं कुछ नहीं करना, ताकि हमारे कस्टमर जो तुम्हारे साथ इलाज करा रहे थे वो हमारे दूसरे डॉक्टर्स पे शिफ्ट हो जाएं, उसके बाद तुम किसी भी जगह चले जाना। तो कभी कभी काम ना करने के भी पैसे मिलते हैं। तो जो ऑफर की डेफिनेशन है उसमें हम क्या कहेंगे? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। जब एक बंदे ने दूसरे से कहा मैं ऐसा करना चाहता हूँ या ऐसा करने से बाज रहता हूँ। एब्सटेन का मतलब होता है एक चीज़ से रुक जाना, विद अ व्यू कि आप दूसरे की एसेंट लेना चाहते हैं उस एक्ट पे या उस एब्सटेनेंस पे। क्या आप चाहते हैं कि तुम ये बात मान जाओ, या ये जो तुमने नहीं करने वाली बात मैंने तुम्हें कही है तुम ये मान जाओ। तो इस हरकत को ऑफर कहेंगे। ज़्यादा मुश्किल में तो नहीं आ गए? जब एक शख्स दूसरे को अपनी रज़ामंदी बताएगा और इस इरादे से बताएगा कि उसकी चाहत जानना चाहता है कि जो मैंने तुम्हें कहा है कि मैं ऐसा करूँगा या नहीं करूँगा, क्या तुम उस पर राज़ी हो, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? ऑफ़र। लॉ के अंदर आप हर चीज़ अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई डेफिनेशन आ जाती है तो हम मजबूर होते हैं, हमें किताब के वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। डेफिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, अभी चूँकि हम स्टार्टिंग चैप्टर पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आएंगी। अदरवाइज़ डेफिनेशन को आप एज इट इज़ याद करते हैं, बाकी जगह पर आप कहीं पर भी कुछ लिखना चाहें तो आप 100% अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। यहाँ तक हमने जितना पढ़ा है, जो बात की है, कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कोई परेशानी? एब्स्टिनेंस, एक चीज़ को रोकना। एब्स्टेन का मतलब होता है एक चीज़ से रुकना। एब्स्टिनेंस उसी का आगे का वर्ब है जिसमें हम कहते हैं कि वो रुकने के ऊपर राज़ी है। तो जब एक बंदा दूसरे से कहता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ या इस काम से बाज रहना चाहता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड ने आके कहा मुझे हायर कर ले, मैं सोऊंगा नहीं रात में, तो अगर हम राज़ी हों उसके ना सोने वाली बात पे, यानी हम उसकी एब्स्टिनेंस पे राज़ी हों, तो जो उसने हमें पेशकश की वो ऑफ़र है, और जो हम उसकी पेशकश को बायनी ही वैसे ही मान गए वो क्या है? एक्सेप्टेंस है। सर ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ये लीगल पेपर पे होना लाजमी है या फिर ये सिंपल पेपर? जी, अब एक अहम सवाल, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल बाइंडिंग उसमें कैसे ऐड हो, क्या क्या हो सकता है? एक तरीका होता है कि आप गवाहों की मौजूदगी में करते हैं, कम से कम 2 गवाह मौजूद होने चाहिए, और वो 2 गवाहों को आपने कहना है कि देखो तुम 2 गवाह, हम ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर हमारा कोई झगड़ा हुआ तो तुम लोगों ने अदालत में गवाही देनी है। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक कागज़ पे लिखते हैं और लिखने के बाद दोनों बंदे उसके ऊपर साइन कर देते हैं। एक ये तरीका है। एक इसमें ज़रा ज़्यादा भारी तरीका होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टैम्प पेपर बनाए हुए होते हैं, उसको स्टाम्प पेपर कहते हैं हमारी कारोबारी ज़बान में। तो स्टाम्प फरोश होते हैं, और जो है ना वो, तो ये स्टैम्प पेपर होता है इंग्लिश में, लेकिन हमारी कारोबारी ज़बान में ये स्टाम्प, शीन डाल देते हैं, और तो स्टाम्प पेपर जो है ना उसके ऊपर ये एग्रीमेंट लिखा जाता है। उसकी अलग अलग मालियत होती है जी, 100 रुपये वाला है, ये 1200 वाला है, ये 500 वाला, तो हर किसी के। उससे क्या होता है कि वो समझा जाता है कि ज़रा ज़्यादा भारी हो गया, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का एक कागज़ इन्वॉल्व हो गया। तीसरा तरीका ये है कि आप गवर्नमेंट के पास जाके, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में बैठ के को कागज़ शागज़ साइन करके आते हैं, तो वो आपका वो भी बड़ा मजबूत एग्रीमेंट हो जाता है। तो लीगल बाइंडिंग या गवाहों से होती है, या साइन से होती है, या गवर्नमेंट की किसी रजिस्ट्रेशन या किसी ख़ास कागज़ या फॉर्मेट से होती है।
जी, गवाह जाली भी बन सकते हैं तो कागज़ भी जाली बन सकता है। इस पेपर में अब हमने करना क्या है, इस पेपर में सबसे पहली अजम्पशन ये लेनी है कि मैंने आज पहली और आखिरी दफ़ा आपको लीगल बाइंडिंग बताई है। यानी अब अगर मैं कल आपको कहूँगा ए ने बी से कहा मैं तुमसे 500 रुपये का माल ख़रीदना चाहता हूँ, और मैं मत बताऊँ कि इसमें गवाह थे या नहीं थे, मैं मत बताऊँ कि कागज़ पे लिखा था या नहीं, आप ये अजम्पशन ले लीजिएगा कि होगा। यानी आज तो हम कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का फ़र्क समझ रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने लीगल बाइंडिंग समझाई। आगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थ्रू आउट कॉन्ट्रैक्ट को ही पढ़ रहे होंगे, तो आगे जब मैं आपको जब भी कोई एग्जांपल दूंगा तो उसमें खुद ही से आपने एजम्पशन ले लेनी है कि लीगल बाइंडिंग होगी। अगर सवाल खुद से कहे कि लीगल बाइंडिंग नहीं है तो फिर नहीं, वरना हमने कॉमनली क्या अज्यूम करना है, लीगल बाइंडिंग है, नंबर 1। नंबर 2 अजम्पशन ये है कि हमने अदालत को चैलेंज नहीं करना। हमने ये मान लेना है कि वो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जैसे भाई ने कहा कि हो सकता है गवाह 2 नंबर हो, तो साइन भी 2 नंबर हो सकते हैं, तो अदालत इज़ दैट अथॉरिटी जो ये जज करेगी कि वो साइन झूठे हैं या सच्चे, वो गवाह असली हैं या नकली। अगर हमें कोई बताएगा कि गवाह मौजूद थे तो हम कहेंगे लीगल बाइंडिंग है। अब अदालत में साबित हो सका या ना हो सका वो एक अलग डिबेट है। तो अक्सर सिनेरियो होगा कि मैं आपसे कहूँगा ये ए ने बी के साथ ऐसा किया, तो आप ए और बी के ऊपर फिर देखेंगे, आप कहेंगे बी ने जुल्म किया, आप अफसोस करेंगे, ए से ताज़ियत करेंगे और बी को उठा के अदालत के दरवाजे पे छोड़ के और दुर्गी लगा के वापस आ जाएंगे। फिर देखना नहीं बी के साथ अदालत में क्या हुआ। यानी अजम्पशन लें कि अदालत एक अच्छा महकमा है और ये अपना काम बिल्कुल फ़र्शनासी से, गैर जानिबदारी से कर रहे हैं। हमने अपने सिलेबस में ये मानना है कि अगर हमने कह दिया कि अदालत सज़ा देगी तो अदालत वाकई ही जालिम को सज़ा देगी और मज़लूम की हिमायत करेगी। तो इस पेपर में हमने तौहीन अदालत नहीं करना, हमने बस ये सोचना है कि अगर एक मामला अदालत में जाएगा तो अजम्पशन ले लेनी है कि अदालत उसका बिल्कुल सही सलूशन निकालेगी। इससे पता हमारी ज़िंदगी आसान होगी, वरना क्या होगा, आप हर वक्त ही सोचते रहेंगे कि अदालत में जाने के बाद कौन सा इंसाफ मिल जाना है। तो आपने अपनी किताब से निकाल के बंदे को अदालत तक पहुँचा देना है और फिर चैन की नींद सो जाना है, ये मान लेना है कि अदालत ने उसको सही से इंसाफ दे दिया होगा। जी सर, अगर हमें किसी ने ऑफर दी है कि जिस तरह हम शेयर्स मिलते हैं कि आप इतने रुपये के हिसाब से मैं शेयर ले लूँ, ठीक है, लेकिन हमने उसको आगे निगोशिएबल ऑफर दे दी कि हम इस हिसाब से नहीं इस तरह लेंगे, ठीक है, तो पहले वो ऑफर था तो बाद में हम ऑफर बन गए और वो ऑफर बन गए। बिल्कुल, ये भी इसी जी बिल्कुल, उन्होंने सही कहा कि हमने एक किसी को कहा कि हम तुम्हें चेयर बेचना चाहते हैं या हम तुमसे चेयर ख़रीदना चाहते हैं इतने की, अगले ने कहा इतने नहीं, मैं तो इतने में बेचूंगा। तो हम पहले ऑफरर थे, वो ऑफर ही था, हमारी बात उसने रिजेक्ट कर दी, अब उसने एक ऑफ़र दी हुई है। अब हम अगर एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे दरमियान प्रॉमिस होगा, तो ये इररिलेवेंट है कि ए प्रोमिजर है या बी प्रोमिजर है, बस देखना ये है कि आखिरी ऑफ़र किसने दी थी और आखिरी एक्सेप्टेंस किसने किया था, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो सर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दोनों में से कोई भी बनवा सकता है? जी, कॉन्ट्रैक्ट दोनों में से कोई भी बनवा सकता है। नॉर्मली अगर एक बंदा साइन कर रहा है किसी लिखे हुए कागज़ पे और दूसरा उसको बनवा के लेके आया है और दोनों राज़ी हैं, तो इसका मतलब है दोनों उस पर एग्री करते हैं। जी, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्समेंट, लीगल बाइंडिंग, इन तमाम अल्फाज में कोई कन्फ्यूजन। सर जो कॉन्ट्रैक्ट करने में एक्सपेंसेस आते हैं सर, वो फर्क बेयर करता है या ऑफर करता है? जी, जो कॉन्ट्रैक्ट करने में एक्सपेंसेस आते हैं वो कौन बेयर करेगा? ये आपस में हमेशा जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो दो बंदे आपस में बैठ के बाहमी मुशावरत से चीज़ों को तय कर लेते हैं। उसमें कुछ भी तय हो सकता है वो कहे कि जी सारा खर्चा तुम करोगे और एंड पे मैं तुम्हें चीज़ बेच दूंगा, और ऐसा हो सकता है कि वो कहेंगे सारा खर्चा तुम करो। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप किसी भी कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो आपसे कहते हैं ठीक है जी आ जाओ, हम आपको फिज़िकल क्लास पढ़ाएंगे और आपसे लेंगे फ़र्ज़ करें 22,000, आपसे 22,000 लेंगे और आपको कहेंगे कि हम आपको फ़िज़िकल क्लास देंगे। आप हमारे पास आते हैं, हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे पास आ रहे हो, हम आपसे 22,000 ही लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, और हम आपको फ़िज़िकल क्लास देंगे और उसके अलावा आपकी ऑनलाइन का ख़र्चा भी हम उठा लेंगे और आपकी किताबों का खर्चा भी हम उठा लेंगे। तो अगर हमने एग्री कर लिया है तो इसका मतलब है हमारे और आपके दरमियान ये एग्रीमेंट तय पाया कि आपको फिज़िकल प्लस ऑनलाइन और किताबें हम लोगों ने ये खर्चा वो कर लिया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी दूसरे कॉलेज जाके कहो कि आपने अभी तक किताबें नहीं दी, आपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने जब आपसे तय किया तो बगैर किताब और बगैर ऑनलाइन के तय किया, हमने जो तय किया वो विद किताब विद ऑनलाइन। तो ऐसा नहीं होगा कि 4 दिन बाद आपको किताब देने के बाद हम कहें
क्योंकि आपके साथ हमारा तय क्या हुआ था कि हम आपको जो क्लास देंगे उसमें ऑनलाइन भी हम आपको दे देंगे साथ में, और हम आपको किताब भी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको ये टेंशन ना हो कि अगर मेरा कोई दिन मिस हो गया तो क्या होगा, या आप पढ़ रहे हो तो आप ये मत सोचें कि अब किताबों पे अलग से खर्चा करना पड़ेगा। तो टेक्निकली दो कॉलेज एक जैसे स्टैंडिंग पे खड़े हुए होंगे, लेकिन एक कॉलेज ने एग्री करते हुए ये तय कर लिया, दूसरे ने एग्री करते वो तय कर लिया, वो अपनी जगह सही, हम अपनी जगह सही। उधर आपने उनकी बात मान के वो वाला एग्रीमेंट कर लिया, इधर हमने आपकी बात समझ के आपको देख के ये एग्री कर लिया। तो दो बंदे आपस में मिलके जो एक दूसरे के साथ तय कर लें, जो मर्जी तय कर लें, खर्चा तुम करो मैं करूं, तय कर लें, कम पैसे ज़्यादा पैसे, जो दो बंदों ने आपस में, जो नॉलेजेबल बंदों ने, अक्ल शऊर रखने वाले बंदों ने आपस में बैठ के तय कर लिया और दोनों उस पर राज़ी रहे, तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्योंकि एक ने अपनी विलिंगनेस बताई थी दूसरे को, और दूसरे ने उसकी बात को मान लिया था, और मैंने उसको क्या कहा था, बाइनी ही वैसे ही मान लिया, हू बहू जो उसने कहा था एज इट इज़ मान लिया, तो वो एक्सेप्टेंस है। तो इसका मतलब है पार्टीज आपस में मिलके खर्चे के बारे में जो डिफाइन करें, अगर वो कहें सारे खर्चे ए करेगा तो ए करेगा, अगर वो तय करें सारे खर्चे बी करेगा तो बी करेगा, तो ये आपस में तय हो जाता है। मैं अगर गाड़ी खरीदूंगा तो गाड़ी की कंपनी मुझे कहेगी कि जी इस गाड़ी के आपके घर तक डिलीवर होने का खर्चा आप पे करेंगे, तो पहले से तय कर लेंगे, तो वो खर्चा मेरे ज़िम्मे आ जाएगा। और हो सकता है कोई कंपनी ने प्रमोशन लगाई हुई हो, वो कहें आप गाड़ी खरीदें आपके घर हम खुद छोड़ के आएंगे, तो जो आपस में तय होगा ना दो बंदों का, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दोनों अगर राज़ी हैं और दोनों अक्लो शऊर रखते हैं तो सब क्लियर है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एसेंशियल्स होते हैं। ये चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 8 एसेंशियल एलिमेंट्स हमें बता रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। ये चैप्टर में बता रहा है ऑफर क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है। अगला चैप्टर में बताएगा कि लीगल किस तरह से होता है, इलीगल किस तरह से होता है, फिर पार्टीज़ कंपिटेंट कब होती हैं और कब नहीं होती, फिर कंसिडरेशन के रूल्स क्या होंगे, फिर उससे अगला चैप्टर में बताता है कौन कौन सा एग्रीमेंट मना है और कौन कौन सा एग्रीमेंट किया जा सकता है, और फिर वो बताते हैं कि एक बंदा दूसरे को जो अपनी मर्जी से रजामंदी दे रहा है उसके क्या रूल्स हैं। तो ये तीनों चैप्टर ना आप याद करें, जो चैप्टर 2 से 5 तक था ये था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इन चैप्टर्स में हम ये सारे रूल्स पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, और इस चैप्टर का जो बेसिक मेन वो पर्पज़ है वो है ऑफ़र और एक्सेप्टेंस के रूल्स आपको बताना। तो आज हम लोगों ने ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट को समझा है और ऑफ़र की डेफिनेशन पे जाके ब्रेक लगा दी है। तो कल इंशाल्लाह ताला हम ऑफ़र के रूल समझ रहे होंगे, परसों हम एक्सेप्टेंस के रूल समझ रहे होंगे, और उससे अगले दिन उसके बीच में जो टेक्निकल डिबेट है हम उसको इंशाल्लाह ताला कर रहे होंगे। ये 2 चैप्टर है। हाँ, एक भाई ने मुस्कुरा के कहा ये पूरा चैप्टर है, तो मैंने फिर शर्माते हुए कहा कि ये 2 चैप्टर्स हैं। तो ये और जितना ये है ना, इतने में 5 चैप्टर्स कवर हो जाते हैं सेकंड ग्रेड के। जी एग्रीमेंट हमेशा ओरल होता है या रिटन भी हो सकता है। देखिए एक्सप्रेस का क्या मतलब होगा, बोल के भी हो सकता है, लिख के भी, और एम्प्लॉयड होगा जो एक्शन से होगा। तो ये सारी बातें बोल के भी हो सकती हैं, लिख के भी हो सकती हैं, और एक्शन से भी हो सकती हैं। जी इन्होंने कहा अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्बली हो रहा है तो फिर कोर्ट तो नहीं ले जा सकेंगे। बताएं, ले जा सकते हैं, सोच के बताएं। अगर गवाह मौजूद हो तो ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने घर जाके क्या करना है, जितना हमने पढ़ा है, हमने पहला सफ़ा पूरा पढ़ा है और अगले सफ़े पे एक छोटी सी डेफिनेशन ऑफर की दी हुई होगी, ऐसे ही है, और वो पहले में भी दी हुई है, वो 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, तो अगली दफ़ा अगले वाले सफ़े पे उसे क्रॉस कर देंगे। ये तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। तो हमने पहला सफ़ा यानी कि जो सफ़े का हाफ आपके पास प्रिंट हुआ हुआ है, क्योंकि आपको हैंड आउट देने थे तो कॉलेज ने फिर सोचा कि एक सफ़े पे 2 सफ़े होने चाहिए, आगे पीछे प्रिंट होने चाहिए। जब आपको किताबें देनी ही हैं, ऑलरेडी वो खर्चा हमारे ज़िम्मे है, तो कम से कम आज तो पैसे बचाएं ना थोड़े से। तो इस वजह से आपको ज़रा ज़्यादा बारीक बारीक सी फील आ रही है, वो मतलब असल में तो ज़रा ज़्यादा सफ़े ही होते हैं ना। तो बस आपने कल ये पहला वाला सफ़ा लिख के आना है। यकीन माने आप अभी से लिखना शुरू कर दें, आपको नहीं पता लगेगा, सिलेबस एंड तक बहुत सुकून में सुखी बैठे हुए होंगे। नहीं तो आखिरी महीने बैठ के सोच रहे होंगे कि बीलो तो अभी तक काबू नहीं आ रहा, तो इसे छोड़ ही देता हूँ। तो बेहतर ये है कि आप आज से लिखना ज़रूर शुरू कर दें। आप लिखेंगे, ये जिस साइज़ का एक सफ़ा है ना, इस साइज़ का एक सफ़ा आपके रजिस्टर पे जब आप नीट करके लिखेंगे तो आधे घंटे का टाइम लेता है। किताब में टोटल मिला के कुछ 76 सफ़े हैं, तो 76 को आधे घंटे पे डिवाइड करें, 76 सफ़े और हर सफ़ा आधे घंटे में होता है, तो 76 और आधे घंटे के हिसाब से कितने घंटे बनेंगे?
आप लोग क्यूएम पेपर दे के आ रहे हैं, ठीक है। एक भाई ने कैलकुलेटर घुमा के कहा हाँ सर 38 बनते हैं, मतलब ये को बहुत मुश्किल बात नहीं थी 76 को 2 पे डिवाइड करने वाला। तो 38 घंटे पूरे 5 महीने के सेशन में मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप लिखें। ये कोई बहुत बड़ी फरमाइश नहीं है, लेकिन आप एक दफ़ा वो कर लेंगे ना तो आपको बार बार दोहराना नहीं पड़ा होगा, बार बार भूलेगा नहीं। तो ये मशवरा अगर मान के चलेंगे ना, ये एक तजर्बा करें, आप ना सिरे से ना माने, एक तजर्बा करें कि टीचर की बात ना मानने से सीए में फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो बजाय इसके कि आप ये तजर्बा करें, किसी सीनियर से पूछ लें टीचर की बात माने या ना माने। अगर मान के चलेंगे ना तो खुद सुकून में रहेंगे। और अगर टीचर की बात नहीं मानेंगे और फेसबुक पे जाके कहेंगे हाँ मेरा टीचर मुझे कहता है लिखो, तो बताया मैं क्या लिखूँ, तो आगे से कोई कहोगा पागल हो गए हो, ऐसे थोड़ी करना होता है, टीचर तो जज्बाती होकर कुछ भी बोल देते हैं। तो एक दफ़ा मान के देखें, आपको जो 5 महीने बाद तकलीफ़ अचानक से होनी है और एकदम से पता लगना है कि आपसे याद नहीं हो रहा, आप साथ साथ गैर महसूस तरीके से याद करते चले जा रहे होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, आपको काफ़ी टाइम वो कर लिया, कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।